Friends, so today we can start with the new chapter and that chapter name is reproductive health. तो reproductive health ये तीसरा चैप्टर है, ये हमारा यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये पहला यूनिट खत्म होगा, तो ये तीसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे पूरा और बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो चलो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमने देखा था रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है ये यूनिट का। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमें ये चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड से ही पता चलता है कि ये रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि हेल्थ हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, मतलब नॉर्मल फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ हमारा कंप्लीट है। तो ये वर्ड से आपको पता चलता है कि रिप्रोडक्टिव मतलब दैट शुड बी रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, दैट मींस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम बात करें तो इसका मीनिंग अगर एक ही वर्ड में हमें बोलना है तो हम किस तरह से उसको बोल सकते हैं कि दैट हैव अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, जिस बॉडी में हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि हेल्दी बॉडी है। अब एज पर द डब्ल्यूएचओ का मीनिंग होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एज पर द डब्ल्यूएचओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल in physically, that should be completely well-being, functionally, emotionally, behavior and socially aspect of reproductive system। मतलब ये जो पैरामीटर्स है ये सभी में वो वेल बीइंग से उसका क्लियरली मीनिंग हुआ कि दैट इज कंप्लीटली हेल्दी पर्सन एज पर द WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स WHO में, ये आपको याद रखना है कि एज पर द WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है और इसमें कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एक क्या बोला WHO ने, फिजिकली वेल बीइंग होना चाहिए, फंक्शनली, देन इमोशनली, देन बिहेवियर और सोशली एक्सपेक्ट। वो 5 जो पैरामीटर्स है इसमें ये हेल्दी है, वेल बीइंग है टोटली। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड इसीलिए है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो प्रॉपर चाहिए तो यहाँ पे एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसको प्रिवेंट करने की नीड होती है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है, तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है डेथ का। इंडिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ही हाई है। मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फीटस है उसका डेथ होने का चांस बहुत ही हाई है। और यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम बोले कि इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसीलिए तो इसका क्लियरली नीड है कि हमें कोई भी स्टेप्स लेके उसको प्रिवेंट करना है ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आगे बढ़ सकते हैं। सो डू यू नो दैट अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिसको अभी
एड्स हुआ है और वो अभी जिंदा है इंडिया के अंदर, और जिसको एड्स हुआ है, और एवरीवन हैज टू राइट टू एंजॉय द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर ये पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड है, तो अगर वो जिंदा है, मतलब ये कितने लोगों को ये एचआईवी कर सकता है। इसीलिए ये चीज इंडिया के लिए बहुत ही डेंजर रेड सिग्नल वाला ये सिचुएशन है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन जो पीपल है इंडिया के अंदर जिसको एड्स हुआ है। अब इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो प्लान किया था गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1951 में, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और वो इनिशिएटेड हुआ था 1951 में। ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में किस ईयर में हुआ था, तो वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। अब प्लान एंड प्रोग्राम की बात करें तो वो नेशनल लेवल से ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पूरे इंडिया में वो स्प्रेड किया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें ये सोशली, फिजिकली, मेंटली हमें आगे बढ़ना है, और कंप्लीटली हेल्थ सभी इंडियन जो पॉपुलेशंस है, वो सभी इंडियन पॉपुलेशंस कंप्लीटली वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, और जिसमें जो पहला स्टेप था वो 1951 में वो फैमिली प्लानिंग के बारे में था। अब हम ये छोटा सा पोर्शन था उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देख ले। सो द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल इज ऑप्शन 1 चाइना, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 इंडिया एंड ऑप्शन 4 दैट इज इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या है वो हमें बताना है। और दूसरा जो MCQ questions that is family planning program were initiated in India in option 1 1951, option 2 1961, 3 1971 and 4 that is 1981। अब ये दूसरा जो पोर्शन है इंट्रोडक्शन में आता है दैट इज आरसीएच प्रोग्राम एंड एमनियोसेंटेसिस। तो क्या है आरसीएच प्रोग्राम वो पहले हम देख लेते हैं। बहुत बार आ चुका है कि आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो आरसीएच का मीनिंग होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। अब पहला जो स्टेप्स है फॉर द चाइल्ड हेल्थ केयर दैट इज मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। अगर बच्चे में प्रॉपर इम्यूनिटी होगी तब जाके वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज के सामने अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो ये करने के लिए बच्चे में इम्यूनिटी होना जरूरी है, और ये इम्यूनिटी वो हम किस तरह से इसमें ला सकते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशनल फूड टू द प्रेग्नेंट वुमन। अगर प्रेग्नेंट वुमन को हमने न्यूट्रिशनली फूड सप्लाई किया तो वहां से जो फीटस था वो फीटस में इम्यूनिटी पावर हाई हो सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था जननी सुरक्षा योजना, जिसकी तहत जो प्रेग्नेंट वुमन जो भी होते हैं इंडिया के अंदर वहां पे इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेके हम यहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड्स ऐसे ऐसे जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी पावर हाई हो और वो इसका डायरेक्टली एडवांटेज बच्चे को हो सके ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने आरसीएच प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे इनिशिएटेड किया था। दूसरा यहाँ पे एक इंडिया के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है दैट इज फीमेल फिटिसाइड, अ बर्निंग प्रॉब्लम इन इंडिया। क्यों ऐसा क्यों? यहाँ पे ये चीज है इंडिया में बहुत ही दिक्कत वाली ये चीज है कि फीटस का क्या करना है, एबॉर्शन कर देना है फीमेल का, जिसकी वजह से बच्चे को एम्ब्रियो के अंदर ही उसको मार देना है। और ये जो फीमेल फिटिसाइड्स है दैट इज द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। अब ये हुआ किस तरह से? तो यहाँ पे होता क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस
वो करते थे। और वो इंडिया में शुरू कब हुआ था? वो 1970 में ये इनिशिएट हुआ था कि सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में ये सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1917 में। तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे ये टेक्निक कौन सी थी, वो टेक्निक के बारे में आपको जानना जरूरी है कि 1917 में इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था ये जो टेक्निक, जिसमें से सेक्स डिटर्मिनेशन हम फाइंड आउट कर सकते थे एम्ब्रियो के अंदर वेदर इट इज मेल और फीमेल। और वो टेस्ट का नाम था एमनियोसेंटेसिस, वो टेक्निक का नाम था एमनियोसेंटेसिस। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी क्या करती थी? तो वो डिटेक्ट करती थी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज इन फीटस। अगर कोई भी जेनेटिकली प्रॉब्लम है फीटस के अंदर तो वो ये टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका टेस्ट करते करते यहाँ पे एक मिसयूज हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये टेस्ट करते करते कई लोगों ने इस तरह से किया कि वो जो एम्ब्रियो के अंदर जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है उसका भी वो डिटर्मिनेशन कर देते थे। और होता क्या था कि अगर फीमेल है तो यहाँ पे जो मदर है उसका एबॉर्शन करवा देते थे। तो यहाँ पे ये मिसयूज हुआ था एमनियोसेंटेसिस टेक्नोलॉजी में। और ये जो टेस्ट है कई बार एमसीक्यू में आता है कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने हर एक हॉस्पिटल में पूरे इंडिया में एक रूल्स ला दिया और जिसमें गवर्नमेंट ने ये रूल्स को फॉलो किया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो टेस्ट था इस पे बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। कब लगाया था? तो याद रखना है इन 1976। तो यहाँ पे एक दो पोर्शन आपको याद रखने हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस वो जो पॉसिबल था वो एमनियोसेंटेसिस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल था, वो 1970 में हुआ था। और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को, वो 1976 में किया गवर्नमेंट ने। एमनियोसेंटेसिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा देख लें डिटेल्स में, तो किस तरह से होता है जो हमने फिगर में दिखाया है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो होता है वो क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे जो देखो ऊपर पहले जो है वो प्लेसेंटा है, दैट मीन्स वो मदर और फीटस का कनेक्शन। इसके अंदर जो है एमनियोटिक सेल्स है, फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड्स है, ये रहा कैविटीज एमनियोटिक, और ये यूटेरिन वॉल है। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज हम क्या करते थे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में रख देते थे और वो फ्लूइड का हमें एनालिसिस करना है इसके कॉम्पोजिशन का। हम ये जो सेल्स होते हैं इसमें कैरियोटाइप सेल्स होते हैं और वो जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडीज। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर हो तो पता चल जाता है। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमनियोटिक सिंथेसिस टेस्ट। यहाँ पे सेल कल्चर लेके हम बायोकेमिकल स्टडीज करेंगे, क्रोमोसोमल एनालिसिस करेंगे और ये जो एनालिसिस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से हम करेंगे, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि एम्ब्रियो के अंदर जो फीटस है वो जेनेटिकली नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एक दूसरा टेक्निक आया था अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग टेक्निक्स, वो इंट्रोड्यूस हुआ 1987 में और उसका मेन जो यूज था कि अगर फीटस के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज है, वो एब्नॉर्मल है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ही यूज होती थी। लेकिन ये टेक्निक का भी इंडिया में मिसयूज हुआ। मिसयूज किस तरह से हुआ कि बच्चा वो एब्नॉर्मल है तो क्या हुआ कि यहाँ पे एबॉर्शन बढ़ गए, जिसकी वजह से बहुत सारे एबॉर्शन बढ़ गए। मतलब ये भी टेक्निक का क्या हुआ, मिसयूज हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक रूल्स ला दिया, दैट इज प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट टू रेगुलेट एंड प्रिवेंट द मिसयूज। तो यहाँ पे जो मिसयूज होते थे उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया। सो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन इन बीच ईयर वो आपको याद रखने हैं। सो इन 1994 के अंदर। अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और वीडीएस और आरटीआई।
तो यहाँ पे हमें कई बार एमसीक्यू में आते हैं कि ये डिसीज है गोनोरिया, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? दैट इज नेसेरिया गोनोरिया, दैट इज बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की वजह से ये डिसीज होता है। सिफालिस दैट इज ट्रेपोनेमा पैलेडियम, वो स्पाइरोचिट्स बैक्टीरियम है। जेनिटल हम्प्स वो होता है हम्प सिंपल वायरस से। जेनिटल वार्ड्स एंड सर्विकल कैंसर्स वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीएम की वजह से। ट्राइकोमोनियासिस वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से, वो है प्रोटोजोन पैरासाइट्स। क्लेमाइडियासिस वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, वो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिसीज होता है। हेपेटाइटिस बी वो एचबीवी की वजह से होता है, और एचआईवी इंफेक्शन मतलब एड्स वो होता है एचआईवी, एंड दैट नेम इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि ये डिसीज कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी है, जेनिटल हर्प्स है एंड एचआईवी इंफेक्शन, ये तीनों की हम बात करें तो ये ट्रांसमिशंस जो होता है वो किस तरह से ये डिसीज होता है, तो बाय शेयरिंग द इंजेक्शन नीडल्स। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का इंजेक्शन नीडल्स है वो हमने यूज कर दिया नॉर्मल पर्सन को, तो इसमें भी ये डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हम बात करें बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे ये डिसीज होने का चांसेस ज्यादा है। अब अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वो इन्फेक्टेड पर्सन से ये ब्लड ले लेता है नॉर्मल पर्सन में, तो भी यहाँ पे ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मदर को हुआ है तो फीटस में ये डिसीज आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। सो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शन 1 शेयरिंग यूटेंसिल्स, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बोथ 2 and 3। तो बच्चों आपको ये टॉपिक कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कल हम फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। तो ये चैप्टर का आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।